वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th से संशोधित प्रश्न बैंक इतिहास विषय से चैप्टर 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार प्रश्न बैंक पर आधारित संपूर्ण हल आदर्श आंसर सहित जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित होने वाले हैं। जो प्रश्न बैंक आया है आपका संशोधित वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन आपको संभावित बता रखे हैं इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 अंक का 1 क्वेश्चन आने वाला है और 5 अंक का 1 क्वेश्चन आने वाला है इसमें। ओके, इस प्रकार 10 अंक आवंटित किए गए हैं इस चैप्टर के लिए। तो शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं से चैप्टर 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान दे रखा है आपको, मुगल कालीन चित्रकला के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मुगल कालीन जो चित्रकला थी वह जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। चरमोत्कर्ष मतलब सबसे ज्यादा उन्नति जहांगीर के शासनकाल में हुई। शाहजहां भी आपको ऑप्शन दे रखा है, तो शाहजहां के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास शाहजहां के काल में हुआ था। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, रज़्मनामा के नाम से ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था, महाभारत या रामायण? तो राइट आंसर है महाभारत। रज़्मनामा जो पुस्तक है, जो युद्ध की पुस्तक के नाम से जानी जाती है, तो यह महाभारत ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उसको फारसी भाषा में रज़्मनामा कहा जाता है। ठीक है। नस्तलिक की पसंदीदा शैली थी, तो निश्चित ही नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह लेखन कला से संबंधित शैली थी। याद रखिएगा, नस्तलिक शैली लेखन कला से संबंधित शैली थी। अकबर ने जरीन कलम अर्थात सोने की कलम के नाम से कश्मीर के सुलेखक मोहम्मद हुसैन को यह उपाधि से सम्मानित किया था। तो रिक्त स्थान एक और बन सकता है आपका, जरीन कलम से किसको नवाजा गया था? तो कश्मीर के सुलेखक मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया था। ठीक है। सुलह कुल के आदर्श को ने बढ़ावा दिया था, जहांगीर ने, अकबर ने? तो राइट आंसर है अकबर ने। सुलह कुल के आदर्श को अकबर ने बढ़ावा दिया था। अब सुलह कुल से तात्पर्य यहां पर है 2 अलग अलग कुलों के बीच में सुलह करना। ओके, यह राजपूतों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। अकबर राजपूतों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो वह राजपूतों से मित्रता चाहता था और राजपूतों के प्रति जो उसने नीति अपनाई थी, है ना, वही सुलह कुल के रूप में जानी गई। आइन ए अकबरी का लेखक था अकबर या अबुल फजल? तो आइन ए अकबरी का लेखक था अबुल फजल। आइन ए अकबरी जो थी यह अबुल फजल का ही ग्रंथ था। यह अकबरनामा के अंतर्गत लिया गया है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1589 ईस्वी में अबुल फजल ने अकबरनामा तैयार किया था और अकबरनामा को 3 जिल्दों में 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें प्रथम में उससे संबंधित इतिहास है और तीसरा जो भाग है आइन ए अकबरी, है ना, इसमें अकबर के जीवन और परिवार के बारे में बताया गया है। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो आइन ए अकबरी का लेखक या अकबरनामा, दोनों में से जो भी आए एग्जाम में, वह अबुल फजल ही है। अब आपको सत्य असत्य दे रखे हैं प्रश्न बैंक में, उसके आदर्श आंसर देख लीजिएगा। मुगल काल में झरोका दर्शन की शुरुआत बाबर ने की थी। यह असत्य है, क्योंकि झरोका दर्शन की जो शुरुआत की थी वह मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? सत्य है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को भी, आगरा के साथ फतेहपुर सीकरी को भी अपनी राजधानी बनाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है? बिल्कुल, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो इस शुभ अवसर पर इन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा, विशाल दरवाजा बनवाया था। सत्य है यह। नेक्स्ट है आपका, गुलबदन बेगम ने
हुमायूंनामा की रचना की थी, तो यह भी सत्य है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। मुगल तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, तो यह सत्य है, जो मुगल थे यह तुर्की शासक तैमूर के वंशज माने जाते हैं। और मातृवंशज इनका चंगेज खां का परिवार माना जाता है ना। मातृपक्ष चंगेज खां से संबंधित था और पितृपक्ष तैमूर के वंश का माना जाता है। ठीक है, तो यह सत्य है। अब हम आ गए हैं लघु, जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न है, अब वो तैयार करना है। यहां पर आपको निर्देश दे रखे हैं, एक से अधिक या सभी विकल्प आपके सही हो सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, झरोका दर्शन क्या है? 3 अंक में यह प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न बैंक में, पूरी संभावना है वार्षिक परीक्षा में आने की। झरोका दर्शन, तो आप लिख सकते हैं झरोका दर्शन अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रथा है ना। मुगल शासक अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रथा है। अब इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, आप लिख सकते हैं झरोका दर्शन, अर्थात अकबर अपने नित्य पूजा पाठ के बाद अपनी प्रजा से मिलने एक छज्जे अर्थात झरोके पर आकर खड़ा होता था, जिसे झरोका दर्शन कहते थे। झरोका दर्शन में प्रजा अपने शासक की एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी। झरोका दर्शन की प्रथा का मुख्य उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति प्रदान करना या स्वीकृति का विस्तार करना था, है ना। कभी झरोका दर्शन का उद्देश्य आ जाए आप राष्ट्र बिंदु लिख सकते हैं। और झरोका दर्शन क्या है 3 नंबर में आएगा, तो निश्चित ही आपको 5 से 7 लाइन में अपना आंसर लिखना है, तो यह आपके लिए आदर्श आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तख्त ए ताउस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहां पर मैं आपको बता दूं, तख्त ए ताउस या तख्त ए मुरस्सा या मयूर सिंहासन तीनों एक ही है। तो तख्त ए ताउस शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन का नाम है। जो शाहजहां का, मुगल शासक जो शाहजहां थे, उनका रत्न जड़ित सिंहासन का नाम है, जिसे इतिहास में मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। ठीक है, इस सिंहासन में कई बहुमूल्य हीरे लगे हुए हैं जो बेशकीमती थे, है ना, जिसका कोई मोल नहीं, काफी अमूल्य थे। यह सोने का बना हुआ था, सबसे बड़ी विशेषता थी जो तख्त ए ताउस था यह सोने का बना हुआ है। ओके, तो ये 3 बिंदुओं पर आप अपनी कलम चला सकते हैं। अगला जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, न्याय की जंजीर किसने और क्यों लगवाई? न्याय की जंजीर मुगल शासक जहांगीर ने लगवाई थी, ये बात याद रखेगा। न्याय की जंजीर मुगल शासक जहांगीर ने लगवाई थी। न्याय की जंजीर लगाने का उद्देश्य था कि प्रजा को समय पर न्याय मिल सके, इसलिए जंजीर लगवाई गई थी, है ना। समय पर आम व्यक्ति भी यदि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है या उनके दरबार में नहीं सुना जा रहा है, तो वह घंटी, जो न्याय की जंजीर होती थी, इस पर एक घंटी लगी होती थी, उस घंटी को बजाकर राजा तक सूचना पहुंच जाती थी और उसकी जो भी समस्या होती थी उस समस्या का समाधान किया जाता था और उसको न्याय दिया जाता था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, अपने विवेक से भी लिख सकते हैं। राजधानी नगर से आप क्या समझते हैं? राजधानी नगर तो मुगल साम्राज्य का राजधानी स्थल, उसका राजधानी नगर था जहां मुगल दरबार लगता था। ये आपको पता है, जहां से शासन चलाया जाता था, जहां पर दरबार लगाया जाता था, वह मुगल शासकों की राजधानी होती थी। ओके, तो मुगल साम्राज्य का राजधानी स्थल उसका राजधानी नगर था जहां मुगल दरबार लगता था। मुगल साम्राज्य का शासन सुचारू रूप से जहां से चलाया जाता था वही उसकी राजधानी होती थी। मुगलों के शासनकाल में दिल्ली, आगरा सामान्यतः कई शासकों की राजधानियां रही हुई है ना। पर कई सारे ऐसे मुगल शासक भी रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 2-2 राजधानियां रखी, जिसमें अकबर का नाम आता है ना। अकबर के शासनकाल में आगरा भी राजधानी था और उसने कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी को भी अपनी राजधानी बनाया था, है ना। तो अकबर के शासनकाल में पहली राजधानी आगरा या दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया गया था। इस प्रकार आप राजधानी नगर के बारे में लिख सकते हैं। मुगल दरबार में फारसी भाषा के प्रयोग पर चर्चा कीजिए, है ना। मुगल दरबार में फारसी भाषा को महत्व क्यों दिया जाता था? तो मुगल दरबार में फारसी भाषा को सबसे पहले राजभाषा का दर्जा दिया गया, है ना, क्योंकि यह अपने इनके जो वंशज थे वह तैमूरी वंशज के थे यह, तो वहाँ तुर्क भाषा बोली जाती थी। और जो बाबर था, तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी,
वह तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसके बाद के जो मुगल शासक रहे उन्होंने फारसी को अपनी राजभाषा बनाया और जो इतिवृत्त और उनका जो इतिहास लिखा गया है वह फारसी भाषा में लिखा गया है। ओके, तो मुगल दरबारी इतिहास सामान्यतः फारसी भाषा में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। मुगल शासक अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया, क्योंकि ईरान से उनके संबंध बहुत अच्छे थे, है ना, और ईरान में फारसी भाषा बोली जाती थी, जो ईरान प्राचीन काल में फारस के नाम से जाना जाता है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, तो इन बिंदुओं पर आप अपनी कलम चला सकते हैं। अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तर्ज पर निबंधात्मक प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। अब 5 अंक के क्वेश्चन देखना है हमें प्रश्न बैंक पर आधारित। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, है ना। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाएं 3 भागों में बटी हुई थी, बेगम, अगहा और अगाचा। ओके, तो आपको पहले बेगम के बारे में बताना है कि बेगम क्या होता है। शाही परिवार से मुगल परिवार में आने वाली महिला को बेगम कहा जाता था। महिलाओं में बेगमों का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता था, है ना। अगहा वे महिलाएं जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ और मुगल परिवार में वह आ गई, तो उन्हें अगहा कहा जाता था, है ना। उनका दर्जा बेगमों की तुलना में नीचा होता था। आप सब जानते हैं मुगल शासकों में जो भी शासक रहे उनकी कई सारी बीवियां होती थी, है ना, कई सारी रानियां होती थी। तो यह वही है जो कुलीन वर्ग से नहीं होते थे, और ऐसी भी महिलाएं आती हैं उनके परिवार में तो वो अगहा कहलाती है। अगाचा मुगल परिवार में उपपत्नियां अर्थात अगाचाओं का दर्जा राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं के पदानुक्रम में सबसे नीचा होता था, है ना। अगाचा भी एक क्रम है। समकालीन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मुगल सम्राट जहांगीर के बेगम नूरजहां की शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप सब जानते हैं जब जहांगीर शासक था तो उस समय उसकी जो बेगम थी उसका ज़्यादा हस्तक्षेप था, है ना, शासन व्यवस्था में उसका ज़्यादा हस्तक्षेप था। तो निश्चित ही काफ़ी मुगल काल में महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी भी रही है। इसी प्रकार शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की और मुगल शाही परिवार की महिलाओं में अनेक विदुषी महिलाएं भी थी। इन महिलाओं में गुलबदन बेगम का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है ना। गुलबदन बेगम जिसने हुमायूंनामा लिखा था, तो और शाहजहां की जो पुत्री थी जहां आरा, इसने चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी, है ना। तो इनका विशिष्ट योगदान रहा महिलाओं का भी। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर अपनी कलम चला सकते हैं। अच्छा प्रश्न है। और यहां पर एक वस्तुनिष्ठ भी आपका तैयार हो रहा है। चांदनी चौक की रूपरेखा किसने तैयार की? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। यह प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, इसको यहां पर शामिल किया गया है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुगलों की राजत्व के दिव्य सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी थी? अब मुगलों के राजत्व के दिव्य सिद्धांत अर्थात वह ईश्वर के दूत या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो आप लिख सकते हैं मुगलों का मानना था कि राजपद सर्वोच्च शक्ति द्वारा व्यक्ति विशेष को ही प्राप्त होता है ना। राजत्व के दिव्य सिद्धांत में सुलह कुल अर्थात सभी के साथ शांति की नीति का महत्वपूर्ण स्थान था। मुगलों के राजत्व के दिव्य सिद्धांत में धर्म और राज्य में पृथक्करण स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, है ना, पृथक्करण स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। और मुगलों के राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत प्रजा का हित सर्वोपरि था। सबसे महत्वपूर्ण वह प्रजा हित पर बहुत ध्यान देते थे। सामाजिक एवं न्यायपूर्ण संप्रभुता के अंतर्गत सभी को सामाजिक छूट एवं न्याय का कोई भेद नहीं किया जाता था, सबको समानता के रूप में न्याय दिया जाता था। यह था मुगलों का राजत्व सिद्धांत। एक बार देख लीजिएगा, फीडबैक में आपको दे रखा है। मुगलों के राजत्व दिव्य सिद्धांत के तहत ही इन्होंने कई सारे कार्य किए थे, जिसमें मुगल शासक अकबर ने 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाए जाने वाला तीर्थयात्री कर समाप्त किया था, और इसी प्रकार 1564 ईस्वी में मुसलमान न होने का दंड स्वरूप जो कर वसूला जाता था जजिया कर, उसे भी समाप्त किया था। तो ये भी आपके वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। जजिया कर क्या होता है? तो मुसलमान न होने का दंड, है ना। मुगल शासन में मुस्लिम न होने का दंड वसूला जाता था, जो जजिया कर कहलाता था। ओके, और तीर्थयात्री कर कब खत्म किया? 1563 ईस्वी में। कौन से शासक ने करा? अकबर ने। तो ये भी आपके कुछ प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, तो आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण थे? यह प्रश्न आपके अर्धवार्षिक में भी था, आपकी प्रश्न बैंक में भी दे रखा है, पूरी उम्मीद है वार्षिक परीक्षा में आने के चांस है। तो आप लिख सकते हैं पांडुलिपि क्या होता है, फिर आपको यह पता होना चाहिए। पांडुलिपि उसको कहा जाता है जो हस्तलिखित होती है ना। जब छापे खाने के आविष्कार और ये नहीं हुए थे, तो इसके पहले जो पुस्तकें होती थी वह
स्वयं स्वलिखित होती थी, है ना, या हस्तलिखित होती थी, उनको पांडुलिपि कहा जाता है। हस्तलिखित साहित्य को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि की रचना का कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा संपादित नहीं होता है ना। जब पांडुलिपि तैयार की जाती थी तो कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता था, उसमें कई व्यक्ति लगे हुए रहते थे। सर्वप्रथम कागज बनाने वाले पांडुलिपि के लिए पन्ने तैयार करते थे। सुलेखक पाठों की नकल तैयार करते थे, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जो स्वर्णाक्षर लिखते थे, उन सुलेखक पाठों की नकल करते थे, जो भी सामग्री होती थी उसकी नकल करते थे। चित्रकार पाठ से संबंधित चित्रों का पांडुलिपि में चित्रण करते थे। स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए चित्र भी होते थे, है ना। रंगीन चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है मुगल साम्राज्य के, तो आप लिख सकते हैं चित्रकार पाठ से संबंधित चित्रों का पांडुलिपि में चित्रण करते थे। जिल्दसाज पांडुलिपि के प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उन्हें सुंदर सुसज्जित आवरण में पांडुलिपि तैयार करते थे, है ना, तो उसको सजाने का काम भी जिल्दसाज करते थे। इस प्रकार पांडुलिपि कई चरणों में गुजरती थी और यह अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सुलेखन कला के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, हाथ से लिखने की एक कला। ओके, इसमें पसंदीदा शैली जो अकबर की थी वो हम बात कर चुके हैं, नस्तलिक शैली है ना। अब ये जो नस्तलिक शैली है, इस नस्तलिक शैली का जो सुलेखक था वो था मोहम्मद हुसैन, जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसको अकबर ने जरीन कलम अर्थात सोने की कलम के खिताब से नवाजा था। यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, जरीन कलम अर्थात सोने की कलम, और इसी प्रकार एक और था शीरी कलम। अब शीरी कलम जो है ये चित्रकार की एक उपाधि थी, जो बहुत अच्छे चित्र बनाते थे उनको शीरी कलम की उपाधि से नवाजा जाता था। ओके, और यह उपाधि दी थी ख्वाजा अब्बुस्मद ने, है ना। यह उपाधि ख्वाजा अब्बुस्मद को दी गई थी अकबर के द्वारा। याद रखिएगा, ये बात भी आप वस्तुनिष्ठ में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल शासकों द्वारा लिखवाए गए इतिवृत्तों के क्या उद्देश्य थे। या तो यह प्रश्न ऐसे आएगा, या जो आपकी प्रश्न बैंक में दे रखा है, मुगल बादशाहों द्वारा इतिवृत्त क्यों तैयार करवाए जाते थे, है ना। दोनों का आंसर एक ही लिखना है हमें। अब आपको यह पता होना चाहिए इतिवृत्त किसे कहते हैं, तो आपको यही क्वेश्चन में बता रखा है, इतिहास से संबंधित घटनाएं या जानकारी जो एकत्रित करते हैं उनको इतिवृत्त कहा जाता है। और इतिवृत्त किससे लिखवाए जाते थे, जो दरबारी इतिहासकार होते थे, है ना। अकबर के शासनकाल का जो प्रमुख दरबारी इतिहासकार है वो अबुल फजल है ना। अबुल फजल का अकबरनामा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अकबरनामा और बादशाहनामा, है ना। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जिससे मुगल शासक के बारे में या मुगल वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ओके, अब हम आ जाते हैं इतिवृत्तों क्यों लिखवाए जाते थे। तो आप पहला बिंदु लिख सकते हैं, इतिवृत्तों की रचना का उद्देश्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के समक्ष एक प्रबुद्ध राज्य की छवि को प्रस्तुत करना था, है ना। एक प्रबुद्ध राज्य की छवि मतलब शक्तिशाली साम्राज्य था मुगल शासकों का, ऐसा वो बताना चाहते थे। ओके, इतिवृत्तों की रचना का उद्देश्य मुगल शासन का विरोध करने वाले को अपनी शक्ति को स्पष्ट संदेश देना था, है ना। कोई इसका विरोध करे तो वह इतिवृत्तों के माध्यम से समझ सके कि मुगल शासक कितने महान शासक हैं। अधिकांश इतिवृत्तों को फारसी भाषा में लिखा गया है। अभी महत्वपूर्ण बात हो चुकी है कि फारसी भाषा को राजभाषा का भी दर्जा दिया गया था मुगलों ने। ओके, तो अधिकांश जो इतिवृत्त लिखे गए हैं वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। इतिवृत्तों की रचना का उद्देश्य मुगलों की सत्ता की जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी उपलब्ध करवाना, है ना। आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी मुगल शासकों के बारे में जानकारी हो, उनकी सत्ता के बारे में जानकारी हो, इसलिए इतिवृत्त लिखवाए जाते थे। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। मुगल बादशाहों द्वारा जो तैयार करवाए गए इतिवृत्त हैं, इससे मुगल साम्राज्य की और उसके दरबार के अध्ययन की महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और उसके बारे में जानकारी मिलती है। मुगल प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखते हुए स्पष्ट कीजिए कि केंद्र किस तरह प्रांतों को नियंत्रित करता था। 2 प्रश्न मिले हुए हैं इसके अंदर। ओके, तो आप लगभग 2-2, 3-3 बिंदु बना सकते हैं। प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं और उसके बाद केंद्र किस तरह प्रांतों को नियंत्रण करता था। तो आप लिख देंगे प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं पहले तो। ओके, मुगल सम्राटों द्वारा समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण किया जाता था। जो मुगल सम्राट होते थे वो समय समय पर प्रांतों का भ्रमण करते थे, अर्थात राज्यों का भ्रमण करते थे। प्रांतीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सैनिकों की भर्ती करना तथा सेना का संगठन के लिए मीर बख्शी की नियुक्ति की जाती थी। जो सेना प्रमुख होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था, है ना।
जो सेना को मजबूती प्रदान करता था। तो सैनिकों की भर्ती करना, सेना का संगठन करना, यह सब कार्य कौन देखता था? मीर बख्शी देखता था, है ना। समस्त प्रांत में सुचारू रूप से कार्य हो, इसके लिए गुप्त रूप से सूचना सम्राट तक भेजने का कार्य वाक्यानविश की ओर से किया जाता था। यह भी आप याद रखिएगा, है ना। अब केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण, है ना। अब दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न के अंतर्गत था हमारा, केंद्र किस प्रकार प्रांतों पर नियंत्रण रखते थे। तो आप लिख सकते हैं, सूबेदार प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था और उनका दायित्व था प्रांत में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, है ना। तो सूबेदार जो भी होता है, तो प्रांत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसकी नियुक्ति ही राजा करता था और शांति व्यवस्था स्थापित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रजाहित को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता था, है ना। मुगल शासकों में हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा प्रजाहित का ध्यान रखा जाता था। प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की भी स्थापना की जाती थी। प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था भी की जाती थी। समय समय पर महत्वपूर्ण अधिकारियों को स्थानांतरित भी किया जाता था, है ना। जैसे ट्रांसफर नीति जो है, इसी प्रकार वहां पर भी जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको स्थानांतरित कर दिया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस प्रकार केंद्रीय शासक प्रांतों पर नियंत्रण रखते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है, आप इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। इस सही जोड़ी से भी आपके रिक्त स्थान बन सकते हैं। बुलंद दरवाजा अकबर, है ना। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। श्री कलम के नाम से ख्वाजा अब्बुस्मद, याद रखिएगा। जरीन कलम से मोहम्मद हुसैन, कश्मीर का जो सुलेखक था। और आलमगीरनामा संबंधित है औरंगजेब से, है ना। यह भी एक ग्रंथ है आलमगीरनामा, जिसमें औरंगजेब के बारे में लिखा गया है और दरबारी लेखक को वाक्यानवीस कहा जाता है। ओके, तो ये सही जोड़ी भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब हम आ गए हैं हमारे टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन पर। उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए, है ना। अब मुगल इतिहास के अभिलक्षण या विशेषताएं बताना है आपको। यह प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने इसको अभ्यास कार्य में शामिल किया है। यहाँ पर अंक आवंटित नहीं किए गए हैं, लेकिन यह आपके प्रश्न बैंक में 5 अंक में दे रखा है। तो आप लिख सकते हैं, मुगल इतिहासों या इतिवृत्तों के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नांकित थे। तुर्की से फारसी की ओर, है ना। आप सब जानते हैं, जब मुगल राजवंश की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी और बाबर के समय तुर्क राजभाषा थी और उसकी जो तुजुक ए बाबरी थे वह भी तुर्क भाषा में लिखी गई है। लेकिन बाद के शासकों ने तुर्की को छोड़ दिया और फारसी को अपनी राजभाषा नियुक्त किया, है ना। यह भी एक प्रकार की विशेषता है। पांडुलिपियों की रचना, मुगल शासकों ने पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए पुस्तकालयों का निर्माण करवाया, जिसको किताब घर कहा जाता है ना। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पांडुलिपियों की रचना करवाई इन्होंने। अलग अलग रंगीन चित्र, पांडुलिपियों की रचना के साथ साथ कई प्रकार के रंगीन चित्र भी बनवाए गए मुगल शासकों ने। और आदर्श राज्य, जो अभी हम आदर्श राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं, देवित्व वाला, तो वही आप 1 से 2 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षण आप 1-1, 2-2 लाइन में इन बिंदुओं पर लिख सकते हैं। तो ये था आपका टेस्ट और अभ्यास कार्य प्रश्न बैंक पर आधारित। ओके, अब हम इस टेस्ट और अभ्यास कार्य को सबमिट कर देते हैं। व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू स्कोर देख लेते हैं। 100% अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी हमने टेस्ट और अभ्यास कार्य हल किया उसके सभी क्वेश्चन आंसर सही हैं। आप इसको जरूर अपनी कॉपी में राइट डाउन करें और याद करना सुनिश्चित करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको 11th से लेकर 12th तक के NCERT से संबंधित इतिहास विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट एवं अभ्यास कार्य उपलब्ध रहेंगे। चैप्टर वाइज वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर आ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। समस्त प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।